जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9 का 8th चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम। इस चैप्टर में हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर वो सारी चीजें हैं जिसके पास मास भी है और वॉल्यूम भी। जैसे ये मार्कर है, मार्कर के पास कुछ वजन है यानी मास है, और इसने कुछ जगह भी घेर रखी है यानी वॉल्यूम भी है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। हवा, हवा के पास भी मास है और वॉल्यूम भी है, बेशक कम है लेकिन है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कम हो या ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, जिसके पास मास और वॉल्यूम होगा। कम हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, पानी हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, पंखा, कूलर, फोन, ये सारी चीज क्या है? मैटर है, क्योंकि इनके पास मास भी है और वॉल्यूम भी। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और उन्हें हम कहते हैं एटम्स। यानी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एटम्स। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सारे किससे बने हैं? एटम से बने हैं। आ गई बात समझ में? अब यहां तो मैंने तुरंत बता दिया आपको कि मैटर किससे बने हैं? एटम से, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया? इनके ऊपर रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके ये डेफिनेशन निकल के आई। ठीक है, तो जर्नी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, यानी कि हमारे प्राचीन टाइम पे ही ये बता दिया था कि मैटर किससे बनते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से, उन्हें हम एटम बोलते हैं। जैसे इंडिया में आचार्य कनद थे, उन्होंने ये बोला अगर मैटर को यानी किसी भी पदार्थ को छोटा कर दें और करते जाए तो एक लेवल ऐसा आएगा कि उसे हम उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे परमाणु। ये हमारे आचार्य कनद ने बोल दिया। और जो परमाणु है, दो परमाणु अगर आपस में मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं द्याद। ठीक है, और अगर तीन मिलके बनते हैं तो उसे बोल देते हैं त्रियाद। ठीक है, ये बोल दिया हमारे आचार्य कनद ने। अब ग्रीक फिलोसोफर थे ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, तो उन्होंने भी क्या बोला कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एटम्स, यानी वो फर्दर डिविजिबल नहीं हो सकते, ये उन्होंने बोला। अब ये जो आचार्य कनद है और ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस है, इन्होंने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी थिंकिंग से ये बोल दिया कि मैटर किससे बनते हैं? एटम से या फिर परमाणु से। उन्होंने कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी, पर ये है तो सही, यानी कि उनकी क्या है? ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक थी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया चीजों को और उन्होंने इस बेस पे क्या किया? एटम्स की डेफिनेशन दी। ठीक है, आगे जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट किए, जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट किए, उसी हिसाब से उन्होंने क्या किया? एटॉमिक मॉडल थ्योरी निकाली। ठीक है, सबसे पहले डाल्टन आए 1808 में। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या बोला? मैटर जो है, सारे मैटर किससे बने हैं? छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं, उसे हम बोलेंगे एटम्स। और जॉन डाल्टन ने सबसे पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है, यानी जो यहां पे डेफिनेशन लिखी है वो है तो वही, लेकिन इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेन किया। ठीक है, उन्होंने आगे बताया कि जो भी मैटर है उनकी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? एटम्स है। और डाल्टन के हिसाब से एटम आगे ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, ये उन्होंने बताया। अब जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसी हिसाब से ये जो एटॉमिक थ्योरी है ये करेक्ट होती गई, ठीक होती गई। यानी पुराने टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से क्या किया? एटॉमिक थ्योरी निकाली। अब इसे हम पूरी तरीके से गलत भी नहीं बोल सकते, पूरी तरीके से सही भी नहीं बोल सकते, यानी आधा अधूरा ज्ञान था। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई वैसे वैसे इन चीजों को दोबारा क्या किया गया? टेस्ट किया गया। फिर उनके बेस पे आगे जो थ्योरी निकली वो सही होके निकली पहले के कंपैरिजन में, यानी कि वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है। यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा? पुरानी थ्योरी में बदलाव होते रहेंगे और उसे करेक्ट करते जाएंगे। ठीक है,
फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? सम एलिमेंट्स वर फाउंड टू एमिट इनविजिबल एनर्जी एंड पार्टिकल्स। ये देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, इनविजिबल एनर्जी और पार्टिकल्स को निकाल रहे हैं। उसी फिनोमिना को बोल दिया रेडियो एक्टिविटी। जैसे हमारी बॉडी भी क्या करती है, एनर्जी एमिट करती है। जैसे ठंडियों में हम क्या करते हैं, कंबल वगैरह ओढ़ के लेटते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद कंबल गर्म हो जाता है, 1-2 घंटे बाद कंबल गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी भी कुछ एनर्जी रिलीज कर रही है। तो उन्होंने उस फिनोमिना को, जिसमें वो एलिमेंट इनविजिबल एनर्जी निकाल रहे हैं और पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, उसको बोल दिया रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से ये प्रूव किया गया कि जो एटम्स है वो नॉट इंडिविजिबल है, यानी एटम्स को भी फर्दर डिवाइड करा जा सकता है, यानी एटम्स भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। तो उन स्मॉलर पार्टिकल्स को क्या बोल दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, इन एटॉमिक थ्योरी में बदलाव आएंगे और उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आए जे थॉमसन। जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1897 में। वे स्टडी करना चाहते थे इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन को थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड प्लेट यूज करी। एक प्लेट को उन्होंने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से, जिसे उन्होंने बोल दिया कैथोड। एक प्लेट को उन्होंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसे उन्होंने बोल दिया एनोड। इसके अंदर जो प्रेशर था वो किया गया बहुत ज्यादा कम बाय वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से प्रेशर को बहुत कम कर दिया और इन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई वहां पे करी। उन्होंने देखा कि कैथोड से एक रे निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है। इस रे को उन्होंने बोल दिया कैथोड रे। थॉमसन ने कैथोड रे को स्टडी किया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। उन्होंने बाद में बताया कि ये जो कैथोड रे है ये किससे बनी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। बाद में इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो एटम के मास से बहुत ही ज्यादा कम होता है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जो कैथोड रे का नेचर है वो कैथोड और गैस जो ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे एटम्स किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन से बने हैं। यानी एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है, चार्ज को मेजर करने की एक यूनिट है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज प्रेजेंट है और कन्वीनियंस के लिए उसे बोल दिया -1, ताकि कैलकुलेशन वगैरह करें तो हम सीधा ऐसे हम नंबर यूज कर ले। जैसे अगर 2 चार्ज है या 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2, बाद में हम उसे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल चार्ज निकाल लेंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसे करके कन्वीनियंस के लिए यूज किया, ठीक है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जब हम एटम को या फिर किसी भी मैटर को छूते हैं तो हमें करंट तो लगता नहीं जब तक हम क्या ना करें, वहां पे वोल्टेज अप्लाई ना करें। तो इसका मतलब एटम्स क्या है, न्यूट्रल, और उसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो उन्होंने ये बोला कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं या एम्बेडेड है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। जैसे ये एक स्फीयर है, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी फैले हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके ये पॉजिटिव चार्ज है और इसी के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यानी एक पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। उनके इस मॉडल को प्लम पुडिंग से या फिर वाटरमेलन से भी कंपेयर किया गया। कैसे, जो प्लम पुडिंग होती है एक तरीके का केक टाइप होता है, उसके अंदर प्लम्स होते हैं, यानी ये कह लो चॉकलेट्स के वो छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो होते हैं। तो प्लम पुडिंग को कंपेयर किया गया थॉमसन के मॉडल से। पुडिंग को बोल दिया उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर और जो प्लम यहाँ पे प्रेजेंट है उसको बोल दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही वाटरमेलन को कंपेयर किया इससे कि जो रेड पल्प है वो तो है पॉजिटिव स्फीयर और जो इसके अंदर बीज प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे उन्होंने कंपेयर किया और समझाया, ठीक है।
और उन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, लिमिटेशन क्या थी थॉमसन के मॉडल की? जो थॉमसन ने मॉडल दिया कि एक पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया। बाद में जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखी गई या एक्सपेरिमेंट किए गए, तो थॉमसन का मॉडल सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था एटम के स्ट्रक्चर को। ठीक है, जैसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और स्पेशली उन एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड था। ठीक है, उन्हें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन का मॉडल। तो ये क्या थी लिमिटेशन। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें क्या हुआ 1911 में गेगर एंड मार्स्टन, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, यही मान लो, तो ये दोनों इनके अंडर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली 100 नैनोमीटर की। उन्होंने इस गोल्ड फॉइल से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को पास किया, बहुत ही नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अभी आप क्या समझो, हीलियम होता है, एक एटम है हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? He पॉजिटिव पॉजिटिव। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन भी होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। आगे हम देखेंगे प्रोटॉन के बारे में। तो 2 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, तो इसी हीलियम 2 पॉजिटिव को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बहुत ही पतली बीम को पास कराया। उनका क्या मतलब थिंकिंग थी, क्या करना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे, वो ये एज्यूम कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल्स जो है उन्हें सीधा निकल जाना चाहिए गोल्ड फॉइल से। अगर थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्ट होगा तो बिल्कुल छोटे से एंगल से होगा। ठीक है, ये उन्होंने मान रखा था कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो ऐसा होना चाहिए कि सारे पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, सीधे, या फिर थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन से वो क्या करेंगे, अपना एंगल चेंज कर देंगे। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए था। सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, कुछ पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ये भी उन्होंने सोच रखा था कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है इसने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। वेरी अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, और बहुत ही कम पार्टिकल्स क्या हो गए, वापस आ गए पूरे के पूरे। यानी 180 डिग्री से उन्होंने एंगल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये गोल्ड फॉइल बीच में है, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स आए तो आप देख रहे हो कि ज्यादातर क्या हो रहे हैं, सीधे सीधे पास हो रहे हैं। और ये तो बहुत ही ज्यादा एंगल से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं दोनों। अब पता कैसे चला कि डिफ्लेक्शन हुई है? यहां पर उन्होंने लगाई थी जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन। जिंक सल्फाइड क्या करता है, जब भी अल्फा पार्टिकल्स इन पे पड़ते हैं तो वो लाइटनिंग करता है, मतलब छोटी सी आपको लाइटनिंग दिखती है। तो इसलिए लगाया था, भाई पता भी तो चलना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया। अब ये सारे उन्होंने ऑब्जर्व करा, और जो ये डिफ्लेक्शन हुई अल्फा पार्टिकल्स को, उन्होंने बोल दिया ये क्या है, स्कैटरिंग है। और इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी पड़ गया। ठीक है, यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये उनका नाम पड़ गया। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से करी कुछ ऑब्जर्वेशन। उन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन में एटॉमिक मॉडल निकाला। उसी को हमने बोल दिया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने अपने मॉडल में बताया एन एटम हैज स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, कि एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस है जो बहुत ही छोटा है और बहुत ही ज्यादा डेंस, वहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यह उन्होंने बताया। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये उन्होंने किसके बेस पे बताया, कि अल्फा पार्टिकल जो है बहुत ही बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे या बाउंस बैक कर रहे थे, तो इसका मतलब एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज है। थॉमसन मॉडल ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे में फैला हुआ है एटम के, लेकिन इन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल छोटे से पॉइंट साइज में होना चाहिए एटम के कंपैरिजन में। यानी एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, वहां पे डेंस पॉजिटिव चार्ज है। इसी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बाउंस बैक कर गए। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, और एटम में ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए, सीधा सीधा पास कर गए बिना डिफ्लेक्शन के। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि एटम के पास बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। द न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, यानी न्यूक्लियस के पास सारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो एटम का मास है वो सबसे ज्यादा कौन कंटेन करता है, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी है और एटम का मैक्सिमम मास भी है। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल खत्म होता है मास, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो एटम का मास है वो बहुत ज्यादा होता है, या फिर ये कह लो एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास या फिर एटम का मास किसके पास है, न्यूक्लियस के पास, यानी कि उन पॉजिटिव चार्ज के पास, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मास कौन कौन ज्यादा रखता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जैसे एक प्लैनेट सन के अराउंड करता है। जैसे यहाँ पे बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और ऐसे क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी वजह से इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम भी बोला गया। इतना क्लियर हो गया, इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब आइंस्टाइन ने एटम का डायमीटर बता रखा था 10⁻⁻10 मीटर। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डायमीटर बताया 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 लाख कम है एटम के डायमीटर से, यानी 1 लाख टाइम्स कम है न्यूक्लियस का डायमीटर एज कंपेयर टू एटम। ये रदरफोर्ड ने ये चीज बताई, ये तो आइंस्टाइन ने बता रखा था कि 10⁻⁻10 मीटर एक एटम का डायमीटर है। न्यूक्लियस का डायमीटर रदरफोर्ड ने बता दिया 10⁻⁻15 मीटर। अब जो हमने गोल्ड फॉइल लिया था वो था 100 नैनोमीटर। ठीक है, अब 100 नैनोमीटर में कितने एटम होंगे गोल्ड के, तो क्या करोगे आप, एटम के डायमीटर से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कट के 1000। यानी जो उन्होंने गोल्ड फॉइल लगाई उसमें कितने एटम लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं ना एटम गोल्ड के ऐसे, तो ये ऐसे कितने लगे हुए हैं, 1000 लगे हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल पॉजिटिव चार्ज वाज स्प्रेड यूनिफॉर्मली। थॉमसन मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में है, सो लार्ज डिफ्लेक्शन और बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा एक्चुअल में होता तो अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से या फिर पूरे के पूरे बाउंस बैक नहीं करते किसी भी हालत में। तो यानी ये क्या है, लिमिटेशन है थॉमसन मॉडल की। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। रदरफोर्ड ने ही बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स की वजह से है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस खुद एक पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, उन्हें उन्होंने बोल दिया प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ही ज्यादा हैवियर है। कितने हैवियर है, 1836 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन के मास से। अगर इसका 1 है मास, मतलब यूनिट नहीं बता रहा मैं, इसका 1 है तो प्रोटॉन का 1836 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में बराबर होते हैं, तभी एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यह भी उन्होंने बता दिया कि प्रोटॉन में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन में है, यानी कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। मतलब प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल है, बस क्या फर्क है उसमें, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू दोनों में सेम है। और एटम के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, यानी कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। ये रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उनमें कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कि वो कुछ चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए वो, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, यानी एटम की स्टेबिलिटी रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा नहीं एक्सप्लेन हुई।
अब क्यों नहीं हुई? अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। भैया रदरफोर्ड के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये उन्होंने बताया था अपने मॉडल में। अब पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, सो इट इज एक्सेलरेटिंग। जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी या स्पीड, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो सेम भी है, तब भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में। ये आपने देखा था फिजिक्स के चैप्टर में। तो यानी कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो एक्सेलरेटिंग है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है। ठीक है, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल शुड लूज एनर्जी, और जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स है यानी इलेक्ट्रॉन, उसे एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। भाई वो एक्सेलरेशन कर रहा है तो यानी एनर्जी लूज होगी। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, स्पाइरल इनवर्ट एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो क्या होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज कर रहा है तो वो स्पाइरल की तरह अंदर घूमेगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा तो होता नहीं। अगर होता तो एटम जो है वो कोलैप्स हो जाता। भाई जब एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ऐसे घूम रहा है, भी दिखाऊंगा, ये ऐसे करके घूम रहा है, तो ये घूमेगा अंदर की तरफ, स्पाइरल बनाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है। अब फाइनली ये घूमते घूमते कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में। जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग होता है या एक्सेलरेशन होता है उसके पास, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करते करते अंदर की तरफ स्पाइरल बनाएगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो यानी कि एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं। यही चीज हमारे रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यही क्या थी, लिमिटेशन। अब आया बोर्स मॉडल ऑफ द एटम 1913 में, और ये जो नील्स बोर है ना, ये रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ईच सेल हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई सेल आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। और ये जो सेल है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके पास डेफिनेट या फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इसी वजह से इन सेल को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। जैसे आपको बीच में क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, ये सेल है या फिर एनर्जी लेवल है। इसे डिनोट करते हैं फर्स्ट वाले को K से या 1 से, सेकंड को L से या 2 से, थर्ड को M से या 3 से, 4 को N से या 4 से, और ऐसे ही अगर आगे और सेल होंगे तो आगे अल्फाबेट बढ़ेगा या फिर नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन एनर्जी लेवल्स का या फिर सेल्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन टू सेल्स। उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसी सेल के रास्ते में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, यहां पर बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, यानी सेल के बीच में नहीं पाया जाएगा। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो या तो आप ऊपर वाली सीढ़ी पे हो या नीचे वाली सीढ़ी पे, ऐसा तो नहीं है कि बीच में हवा में लटके हो कहीं। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन दो सेल के बीच में नहीं पाया जाएगा। कहां मिलेगा, ये सेल में मिलेगा या फिर पर्टिकुलर ऑर्बिट में मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी इन अ फिक्स्ड सेल, दिस इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन है जो इस फिक्स्ड सेल में है, जिसके पास फिक्स्ड एनर्जी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि एटम कोलैप्स नहीं होगा। ये इन्होंने बताया। एनर्जी इंक्रीजेस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी इन सेल की क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है
और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले सेल में, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी पहले वाले से। या फिर ये कह लो इस एल सेल में जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी किससे, के सेल से। या इस एम सेल में जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एल से और के सेल से। ठीक है, यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी सेल की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग अ फिक्स्ड एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन कब आएगा, जब फिक्स्ड एनर्जी वो लूज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जाएगा बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब वो कहां जाएगा, सेल के आउटर की तरफ जाएगा, यानी न्यूक्लियस से दूर जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो सेल की एनर्जी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन की भी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो जाएगा न्यूक्लियस से दूर, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा तो वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। ईच सेल कैन कंटेन सर्टेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ये एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, उन्होंने बताया कि एक सेल में कुछ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन से सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो अभी बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ईच सेल कैन कंटेन सर्टेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे जो बोर्स मॉडल है ये भी आगे की एक्सपेरिमेंट जो आगे टाइम पे हुई वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसी वजह से आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया जो आपके सिलेबस में है नहीं। तो यानी कि बोर मॉडल भी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं था। तो हुआ क्या, धीरे धीरे साइंटिस्ट आए, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और ये जो एटॉमिक मॉडल है वो पहले से बेहतर होता चला गया। ठीक है, और लास्ट में जो अभी चल रहा है वो क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है नहीं वो पढ़ोगे आप 11th-12th में, वो भी थोड़ा सा ही पढ़ोगे, वो भी ज्यादा नहीं पढ़ोगे। ठीक है, कॉलेज के टाइम पे और ज्यादा पढ़ोगे। आ गया समझ में। अब ये न्यूट्रॉन का क्या खेल है, डिस्कवरी कैसे हुई न्यूट्रॉन की, देखो 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जो मास को तो कंट्रीब्यूट करता है, और इसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। ये जेम्स चैडविक ने बताया। इसी पार्टिकल को हमने क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन बोल दिया। अब जेम्स चैडविक ने ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी कैसे, उन्हें ये पता था कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक प्रोटॉन है और हीलियम के पास दो प्रोटॉन है। भाई यही है ना, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, हीलियम के पास दो प्रोटॉन है, तो हीलियम का मास हाइड्रोजन से डबल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू एटम, या प्रोटॉन भी बोल सकते हो। तो उन्होंने जब कैलकुलेशन करी तो उन्होंने पाया कि हीलियम का जो मास है वो 4 गुना निकल के आया है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ऐसा क्यों, क्योंकि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक और टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। वो चार्ज को तो कंट्रीब्यूट नहीं करते लेकिन मास को करते हैं, और उसका मास नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के बराबर। तो उन्होंने ये बोल दिया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है। जो न्यूट्रॉन है उसके पास चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास होता है। आ गई बात समझ में। हाइड्रोजन जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन क्यों बोल रहा हूं आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आप सिंपल हाइड्रोजन समझो, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, बस उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। अब हेवियर एटम्स नीड मोर न्यूट्रॉन्स। अब आप देखोगे आप कि जो बड़े एटम्स है या जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स है उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है या प्रोटॉन्स है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को,
क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे लेकिन रिपेल हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या करता है? इस रिपल्सन फोर्स को रिड्यूस कर देता है। उनके बीच में है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, यानी न्यूट्रॉन क्या कर रहा है? उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर रहा है। दे हेल्प इन बाइंडिंग न्यूक्लियर पार्टिकल्स टुगेदर थ्रू न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है यानी प्रोटॉन्स है वो बाइंड रहते हैं, और न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी बाइंड रहता है। ठीक है, यानी कि इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो एग्जांपल, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। आयरन के पास 26 प्रोटॉन होते हैं लेकिन 30 न्यूट्रॉन होते हैं। तो डिफरेंस आ गया। जैसे जैसे जो एटम है वो हैवियर होता जाएगा, या जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है वो एटम बढ़ता जाएगा, हैवियर होता जाएगा, उसके पास न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी? इन वजह से, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स, उसको ओवरकम करने के लिए न्यूट्रॉन को भी ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, यूरेनियम का एग्जांपल देखो, 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन। देख रहे हो कितना बड़ा चेंज आया यूरेनियम में। इसलिए जितने ज्यादा हैवियर एटम उतना ही ज्यादा क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ये पॉइंट रह गया आपका। एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने भी प्रोटॉन्स के मास है या जितने प्रोटॉन उसके अंदर प्रेजेंट है उसका मास, प्लस जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसका मास, जब ऐड कर दोगे तब आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने यह देखा कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। इसी रीजन की वजह से न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही इजीली एंटर कराया जा सकता है। साइंटिस्ट ने इसी चीज का यूज करके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बनाया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? इनविजिबल एनर्जी को एमिट करते हैं। तो न्यूट्रॉन की वजह से हुआ ये भी। यूरेनियम एटम को स्प्लिट भी न्यूट्रॉन की वजह से कराया जा सकता है। न्यूट्रॉन को पहले यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस में एंटर कराया जाता है, फिर यूरेनियम एटम अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक होता है। अब जब यूरेनियम एटम ब्रेक होता है तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का साइंटिस्ट यूज करते हैं, या फिर ये कह लो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में उस एनर्जी का यूज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर की डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रॉन ही जिम्मेदार है, मतलब न्यूट्रॉन की वजह से ही न्यूक्लियर पावर डेवलप हुआ। या न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप किसकी वजह से हुए? न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन नहीं होता तो ये सारी चीज पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल की जरूरत क्यों पड़ गई? देखो आज के टाइम पे ना 118 एलिमेंट डिस्कवर करे जा चुके हैं, तो 118 एलिमेंट के नाम बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, पेज भी ज्यादा कंज्यूम होंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एलिमेंट के सिंबल बना दिए, ताकि सिंबल का यूज करके हम समझ जाए कि ये कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने, वही जिन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी। सबसे पहले तो ग्रीक फिलोसोफर और हमारे आचार्य कनद ने भी बता दिया था, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जॉन डाल्टन ने दी थी। तो उसी जॉन डाल्टन ने क्या किया? जो उस टाइम कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उसके एलिमेंट के सिंबल्स रख दिए। और सिंबल किसके बेसिस पे रखे? पिक्चर के बेस पे। जैसे किसी को ये सिंबल दे दिया, ऐसा पिक्चर का सिंबल दे दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना नहीं है। तो ये बताया है कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स के ऐसे पिक्टोरियल सिंबल्स रखे। फिर बर्जीलियस आया। बर्जीलियस ने ये बोला कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट के लैटिन नेम को यूज करते हैं और उसके नाम के लेटर्स को हम सिंबल बना देते हैं। फिर आया आयुपैक। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने ये बोला
सिंबल्स में है 1 और 2 लेटर्स। सिंबल या तो एक लेटर का होगा या 2 लेटर के होंगे। अगर एक लेटर का होगा तो एलिमेंट के नाम का फर्स्ट लेटर हम यूज कर लेंगे, वो भी कैपिटल में। और अगर 2 लेटर का होगा तो एलिमेंट के नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर हम यूज कर लेंगे, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉलर। जैसे हाइड्रोजन का H ले लिया कैपिटल में, एल्युमिनियम का A और L ले लिया, A कैपिटल L स्मॉलर। कोबाल्ट का C कैपिटल O स्मॉलर केस। अगर CO दोनों कैपिटल रख देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कोबाल्ट नहीं रहेगा। इसलिए मैं यहां जोर दे रहा हूं कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल, दूसरा स्मॉलर। समटाइम्स द सिंबल यूजेस द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर फ्रॉम द एलिमेंट नेम। कभी कभार उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट के साथ पहला लेटर तो वही रखेंगे जो एलिमेंट के नाम का स्टार्टिंग लेटर है, लेकिन दूसरा लेटर कौन सा रखेंगे, अनदर लेटर फ्रॉम द एलिमेंट नेम। जैसे क्लोरीन होता है CHLORINE, यहां क्या रखा Cl, आना तो CH चाहिए था लेकिन Cl रखा। ऐसे ही जिंक ZINC, लेकिन क्या रखा Zn, यानी कि पहला लेटर तो वही यूज किया जो एलिमेंट के नाम का स्टार्टिंग लेटर है, और जो दूसरा लेटर यूज किया वो एलिमेंट के बीच में से कहीं से लेटर उठा लिया। ठीक है। सम सिंबल्स कम फ्रॉम लैटिन, ग्रीक और जर्मन नेम्स। कुछ सिंबल्स को कहां से लिया गया, लैटिन, ग्रीक और जर्मन नेम से ले लिया गया। जैसे आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe। ये कहां से निकला Fe, लैटिन नेम होता है आयरन का फेरम। ये आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है, बस सिंबल याद रखना है। तो ये हो गया लैटिन नेम आयरन का, तो Fe ले लिया। मरकरी का सिंबल होता है Hg, ये ग्रीक नेम से निकला है हाइड्राजाइरोस। क्या है, हाइड्राजाइरोस। हाइड्राजाइरोस से Hg ले लिया। टंगस्टन, इसका सिंबल है W। वॉल्फ्राम, वॉल्फ्राम से टंगस्टन का क्या ले लिया, W सिंबल ले लिया। ठीक है, तो ऐसे क्या किया इन्होंने, सिंबल्स को रख दिया। ये कुछ एलिमेंट्स और सिंबल्स की लिस्ट है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन एलिमेंट है, और ये आपको बहुत ही बार आपकी बुक में देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा या आगे आने वाले चैप्टर में नए एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, उसके सिंबल साथ के साथ आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है। एल्युमिनियम का Al होता है, आर्गन का Ar, बैरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, क्यूप्रम से लिया है Cu। ठीक है। फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, ऑरम से लिया है AuRum से Au ले लिया, गोल्ड का सिंबल। हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, फेरम से लिया है, बता दिया था। लेड का Pb, प्लम्बम से लिया है। मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, कैलियम से लिया है। सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, अर्जेंटम से लिया है। सोडियम का Na, नाइट्रियम से लिया है। सल्फर का S। ठीक है, तो आगे और भी जो एलिमेंट आएंगे उसके साथ साथ बता दिए जाएंगे। जैसे यूरेनियम का U होता है। ठीक है। अब आता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है। एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करता है आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की आइडेंटिटी बताता है एटॉमिक नंबर, और केमिकल बिहेवियर बताता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है जब एटम न्यूट्रल हो। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह करता है, यानी दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो वो बॉन्ड किसकी वजह से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा तो प्रोटॉन के नंबर पता चल गए और इलेक्ट्रॉन के पता चल गए, क्योंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो जब आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए एक एटम में, तो उसके हिसाब से आप बता दो कि एक एटम कैसे बॉन्ड बनाएगा। उसी हिसाब से आप केमिकल बिहेवियर बता सकते हो। आगे हम देखेंगे कि एटम कैसे बॉन्ड बनाता है
या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, लूज करता है, गेन करता है। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि एटॉमिक नंबर एक तो एलिमेंट की आइडेंटिटी बताता है और केमिकल बिहेवियर बताता है एलिमेंट का। ठीक है, मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही बताता है आपको मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क है। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स, ये होता है एटॉमिक मास। और अगर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन तीनों को ऐड कर देंगे तब आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। ये बहुत ही एक्यूरेट है। अब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहां पर मास नंबर बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मास नंबर। अब पूरे एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हाइड्रोजन है तो इसका सिंबल ऐसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे मास नंबर। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना हो गया? 1। हीलियम, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं तो 2 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। मास नंबर हो गया 4, क्योंकि न्यूट्रॉन भी इसमें 2 होते हैं, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 हो गए। लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 होते हैं उसमें न्यूट्रॉन, तो टोटल हो गए 7। तो नीचे आपको क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखना है? मास नंबर। कार्बन का 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो ऐसे लिखेंगे कार्बन को। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एटम को। एटम की अब डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, यानी सबसे छोटी यूनिट एलिमेंट की जिसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज है जो एलिमेंट के पास है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उसे हम बोलेंगे एटम। क्या बोल दिया? देखो, सारे जो पार्टिकल्स हैं वो तो एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे स्मॉलेस्ट यूनिट तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, वही है स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल है, मतलब चार्ज नहीं है कोई भी। तो इसका मतलब उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो ये बता सके कि वो किसके एलिमेंट के पार्ट है, किस एलिमेंट के वे पार्ट है, वो नहीं बता सकते। जब आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तब आप बोल सकते हो कि वो कौन से एलिमेंट का पार्ट है प्रोटॉन। अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि प्रोटॉन से सब चीज बना है, तो ये तो पूरी तरीके से सच नहीं है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने प्रोटॉन से कुछ बना है या कौन सा एलिमेंट कितने प्रोटॉन से बना है? तो एटम की यहां डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट का एक वो छोटा सा हिस्सा या वो सबसे छोटा हिस्सा जिसके पास वो सारी प्रॉपर्टी है जो एक एलिमेंट के पास है। जैसे गोल्ड, गोल्ड एक क्या है? एलिमेंट है। उसका एक छोटा सा एटम, उसके पास वो सारी प्रॉपर्टी होगी जो उस गोल्ड एलिमेंट के पास है, उसी को बोलेंगे हम एटम। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। कंपाउंड किसे बोलेंगे? अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। आगे आप देखोगे कि 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, तो उससे बनता है कंपाउंड। यानी कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट से या अलग अलग एटम से मिलके बनता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। और वो बनता कैसे है? केमिकली कंबाइंड होता है या बॉन्ड बनाता है फिक्स्ड रेशियो में। जैसे H2O, यहां पे 2 एटम है अलग अलग, है तो टोटल 3 एटम, H 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन 2 एटम अलग अलग है
और ये कैसे बंधे हुए हैं, केमिकली कंबाइंड है, तो ये क्या है, एक कंपाउंड है। अब आपने एक और वर्ड सुना होगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी कुछ कंपाउंड की तरह ही होती है कि दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे H2 एक ही टाइप के एटम से बना है तो एलिमेंट है। दो एटम हैं, अब वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। दो एटम हैं तो इसे हम बोल देंगे मॉलिक्यूल, कि ये H2 मॉलिक्यूल भी है और एलिमेंट भी है। ये दो अलग अलग एटम से तो बना ही है, लेकिन इसमें टोटल एटम कितने हैं, 3, यानी कि ये भी मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड भी है। तो यानी कि मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। जब मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम होंगे तो वो एलिमेंट होगा और मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड नहीं होगा। जब किसी मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एटम हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे सारी बात समझ में। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया जो है पावरफुल है, आपको पता है इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर भी है। न्यूक्लियर पावर किसने बोला था बनाने के लिए? होमी भाभा साइंटिस्ट थे, इंडिया के ही साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये पहले ही सोच रखा था कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि दूसरों देश से लड़े? नहीं, उस टाइम पे बड़ी बड़ी ताकत थी, मतलब बड़े बड़े देश थे, उनके पास न्यूक्लियर पावर था। होमी भाभा का यह कहना था कि इंडिया रह सकता है बिना न्यूक्लियर पावर के, लेकिन कब रहेगा? जब बाकी सारे देश जिसके पास भी न्यूक्लियर पावर है वो उस पावर को त्यागे। यानी उनका सीधा सीधा यही कहना था कि जो बड़ी ताकत बन चुकी है, जो देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, वो अपनी दादागिरी ना दिखाए तो रह सकते हैं, और वो दादागिरी दिखाएंगे ये तो उन्हें पता था। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में कुछ चल रहा था, आपको पता है उसके बारे में। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ऐसा कि किसी के पास ज्यादा पावर है और किसी के पास कम? होमी भाभा ने यह प्लान कर रखा था कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगी तो इस चीजों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने जो न्यूक्लियर पावर बनाने की इंफ्रास्ट्रक्चर है या थीम है या ड्रीम है वो लॉन्च कर दिया था, मतलब बना दिया था कि इंडिया के पास भी क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम का भी यही कहना था कि सारे देश बिना न्यूक्लियर पावर के रह सकते हैं, लेकिन सारे देश को यह ताकत छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी, और ऐसा बड़े बड़े देश नहीं करना चाहते। तो इसलिए इंडिया के पास भी ये पावर होनी चाहिए। तो होमी भाभा साइंटिस्ट ने ड्रीम दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसे कंप्लीट किसने किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन था, तभी इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आया। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है। उसी फिक्स्ड पाथ को हम बोलते हैं सेल्स या एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स भी बोल देते हैं। तो हमें यह भी पता है कि एक एटम है हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम है नियोन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और बहुत सारे एटम ऐसे हैं जिसके पास 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या एक ही सेल में होंगे? बिल्कुल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग सेल्स में होते हैं, और अलग अलग सेल्स की फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेटेड रहता है तो वो एनर्जी लूज करने चाहिए, और फिर लूज करते हैं तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं जाते? तो बोर साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड सेल में रिवॉल्व करते हैं, इसकी वजह से एक्सेलरेटेड होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट नहीं करते, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाते। तो यानी अलग अलग सेल के पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
तो एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये हम पढ़ेंगे। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, तो आपको ऐसे बताना है जैसे अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। बोर एंड ब्यूरी रूल्स में ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। पहला रूल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज गिवन बाय 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ सेल, कि एक सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये कैसे पता चलेगा आपको, 2n² के फॉर्मूले से। और n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ सेल, कि अगर पहला सेल है तो n की वैल्यू 1, दूसरा सेल है या l सेल है तो n की वैल्यू 2, k सेल है जो सबसे पहला सेल होता है, ठीक है। यहां पे जो ग्रीन है ये सबसे पहला सेल है यानी k सेल है, तो k सेल को हम 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, n यहां पे 1 रख दो, स्क्वायर कर दो यानी 2, यानी k सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। l सेल में l को हम 2 से भी डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, 2 का स्क्वायर यानी 8, तो l सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। अगला आता है m सेल यानी 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, 3 का स्क्वायर यानी कि 18, यानी k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, कम भी आ सकते हैं इससे लेकिन ज्यादा नहीं आएंगे। l सेल में 8 मैक्सिमम होते हैं, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। m सेल में 18 आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसे ही n का निकालोगे, n की जगह यहां पे क्या रखोगे 4, मतलब जो अगला सेल है n और यहां पर जो n है इस n की जगह 4 रखोगे, क्योंकि 1 2 3 4 n को हम 4 नंबर से भी डिनोट करते हैं, तो 4 रख दोगे तो कितना आएगा 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन n सेल में आ सकते हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो मैक्सिमम किसी सेल में आ सकते हैं। अगला रूल क्या है, द आउटर मोस्ट सेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के सेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आउटर मोस्ट सेल है, कोई सेल है वो आउटर मोस्ट सेल है यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसी में जा रहा है, तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तब जब वो लास्ट सेल है या आउटर मोस्ट सेल है तब। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक्सेप्ट के सेल, के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर के सेल ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 नहीं आ पाएंगे, बेशक वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तीसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे उसका ऑर्डर क्या होगा। पहले इलेक्ट्रॉन के सेल में आएंगे, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। अब हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे मैंने ये नंबर लिखे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक, ऐसे ही एटम के पास जितने प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखे हैं मैंने, और आपको ऐसे ही सीरीज में याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। अगर कोई सिंबल आपको नहीं पता तो मैंने नाम ले दिया, उसके सामने उसका नाम लिख देना, ठीक है। तो इनके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे बात समझ में देखो, हाइड्रोजन और नंबर क्या है 1, यानी एटॉमिक नंबर क्या हो गया 1, और एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अभी हम यहां पे न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2।
उससे कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। यहां लिख देते एक साइड, यहां लिखते हैं ग्रीन वाली के, रेड वाली एल, और ये ब्लू वाली एम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं के सेल में, तो डाल दिए। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया ना जैसे ये नंबरिंग करिए ना वैसे ही ये क्या है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे। और ऐसे ही आपको सीरीज में याद भी रखना है। इसमें लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले आप भरोगे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। बचा एक इलेक्ट्रॉन को आप इसमें डाल दो, किसमें, एल सेल में। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यानी 1 2 3 4। बोरोन में 5, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ध्यान देना, जब तक एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं अगले सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं डालूंगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एल सेल की कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की, 8, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी है इसलिए 8 ही आने चाहिए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगले में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए एल सेल में। अब हम बढ़ेंगे अगले सेल में, यानी एम सेल। इसमें कितने, 11 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे 8, क्योंकि मैक्सिमम इतनी ही कैपेसिटी थी। तो अगले में जाएंगे एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 11 हो गए। अगले में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अगले में 13, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3। ठीक है, अगले में 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अगले में आएंगे फास्फोरस में 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15। अगले में 16, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16। अगले में 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अगले में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आप यहां ध्यान देना, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, जो एम सेल है इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, लेकिन ये आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। देखो, इससे अगला जो है वो होता है पोटेशियम, के से डिनोट करते हैं। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3। ये सेल इसकी तरह तो सेम है, और ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेकिन होते तो 19 है, तो क्या हम इसी वाले सेल में भर दें? अगर मैं इसी सेल में भर देता हूं, ये लो भर दिया, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? ये वाला, लास्ट वाला। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 9, जो इस रोल को फॉलो नहीं कर रहा, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो इसको मैं यहां से हटा दूं तो ये जो रूल है ये फॉलो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 19 है, तो उसे मैं भरूंगा अगले सेल में। ये अगला सेल आ गया एन सेल, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां आ गया? एन सेल में आ गया। ठीक है, ये कौन सा एटम था? पोटेशियम। एन यहां पे अब कौन सा सेल हो गया? आउटर मोस्ट सेल हो गया। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हम एम सेल में डालते, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो एम सेल हो जाता आउटर मोस्ट सेल। अगर वो आउटर मोस्ट सेल हो जाता तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए थे, तो इसी वजह से एन सेल में गया। अगला एटम जो आता है उसका नाम है कैल्शियम, यानी कैल्शियम जो है वो 20th नंबर पे आता है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन उसमें भी होंगे। तो ये न्यूक्लियस, ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ये एन सेल, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसे पहले भरते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 तक तो इसकी तरह मैंने भर दिया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं 19 और 20, उन इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एम सेल में ही डाल दूं तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। और लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एम सेल में गया है तो वो आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं कहां डालूंगा? एन सेल में। ठीक है, तो एन सेल यहां पे क्या हो जाएगा? अब आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, और ये एटम कौन सा है? कैल्शियम। ये आपको ध्यान रखना है, और आपको ना यहीं तक याद रखना है, क्योंकि आगे जो एलिमेंट है उसको आप पढ़ोगे 11th में, कि 11th क्लास में आप ये पढ़ोगे कि आगे जो एलिमेंट है या फिर बाकी जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे लिखोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहां पर 9th क्लास के हिसाब से आपको ऐसे लिखना है, जैसे
मैग्नीशियम का लिख रहे हो तो मैग्नीशियम का 2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए के सेल में तो 2, अगले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो 8, अगले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2। ऐसे ही इसका लिखोगे आर्गन का तो 2,8,8, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 और एम सेल में 8। ठीक है, इसका कैल्शियम का लिखोगे कैसे, 2, 8, 8, 2, पोटेशियम का 2, 8, 8, 1। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। ठीक है, और 11th क्लास में नए रूल्स आएंगे, उस रूल के हिसाब से आपको बाकी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे, और ऐसे नहीं लिखते, उसका अलग तरीका होता है थोड़ा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने सीरीज में लिख रखा है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। तो आपको ये सीरीज में याद रखना है। सीरीज में याद रखने का क्या फायदा होगा, आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है, उसमें ये सीरीज में लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम और कैल्शियम नहीं है, लेकिन ये सारे क्या है, 18 एलिमेंट सीरीज में है। उनके बगल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे लिखे हुए हैं उन्हीं के सामने। यहां पर ये जो नंबर है यही क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो यानी ये नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बस यहां पे क्या नहीं है, न्यूट्रॉन्स नहीं है और मास नंबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज नहीं है। या तो आप इन सब एलिमेंट के मास नंबर याद कर लो या न्यूट्रॉन नंबर याद कर लो, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर ऐड करोगे प्रोटॉन से तो वो मास नंबर आ जाएगा। मास नंबर याद है तो माइनस कर दो प्रोटॉन, यानी मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो आपका न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से न्यूट्रॉन नंबर याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का 0 होता है न्यूट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 4, बेरिलियम के पास 5, बोरोन के पास 6, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, फ्लोरीन के पास 10, नियोन के पास 10, सोडियम के पास 12, मैग्नीशियम के पास भी 12, एल्युमिनियम के पास 14, सिलिकॉन के पास 14, फास्फोरस के पास 16, सल्फर के पास 16, क्लोरीन के पास 18, आर्गन के पास 22, पोटेशियम के पास 21, कैल्शियम के पास 20। ठीक है, याद कैसे रखोगे, जैसे आपको सीरीज में सारे एलिमेंट याद है तो 0, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 22, 21, 20 ऐसे याद रखोगे तो ये सारा जो चार्ट है ना वो आपको सारा याद हो जाएगा। क्योंकि मास नंबर आप ऐड कर देना, 0, 1, 1 है इसका मास नंबर, 2, 2, 4, 4 है इसका मास नंबर, 4, 3, 7, 7 है इसका मास नंबर। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ये जो लास्ट है ना, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों का मास नंबर सेम होता है, 22 + 18 40, 21 + 19 40, 20 + 20 40। तो यानी इन तीनों का मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट मींस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन विथ विच वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन। यानी एक एटम कितने हाइड्रोजन या कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है उसी को बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे पानी का फॉर्मूला है H2O, ऑक्सीजन यहां पे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है या कंबाइन हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 2। एमोनिया NH3, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है या नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 3। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 2। CH4, मीथेन भी बोलते हैं इसे, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है,
तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4। ठीक है। वैलेंस सेल क्या होता है? द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, यानी आउटर मोस्ट सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, या ये भी बोल सकते हो आप कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जा रहा है उसको हम बोल देंगे वैलेंस सेल। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट आया, क्या होता है ऑक्टेट? इफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड एन ऑक्टेट। जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। जैसे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम बोलेंगे क्या? ऑक्टेट। ऑक्टेट से क्या फायदा होता है? एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट आर जनरली स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव। जिस भी एटम के पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो स्टेबल होता है और अनरिएक्टिव होता है जनरली। ठीक है। आगे 11th-12th में अगर आप साइंस लोगे तो आपको पता चलेगा कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी स्टेबल नहीं होते। हालांकि वो जिनके पास ऑक्टेट नहीं है उनसे तो स्टेबल होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, जैसे कि नियोन, आर्गन। ठीक है। यहां पे आपको बताया ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसे हम बोल देते हैं ऑक्टेट रूल। हीलियम में और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आने से भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती, क्योंकि हीलियम भी क्या है? अपने आप में स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? यह बोला जाता है अगर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है और वही आउटर मोस्ट सेल है तो क्या होगा? वो स्टेबल होगा। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, आगे हम देखेंगे कैसे आते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हीलियम के पास तो है ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होंगे? ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेंगे, यानी उसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इससे ज्यादा आ नहीं सकते, तो वे इसी में संतुष्टि कर लेंगे, यानी स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जैसे हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं और एट द एंड हमें क्या होना है? स्टेबल होना है, फाइनेंशियल कंडीशन से स्टेबल होना है। ठीक है। अगर आपको जो करना है, जो आपकी हॉबी है, इंटरेस्ट है, वो करना है, तो वो भी करके आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। यानी एट द एंड आपको क्या करना है? अपने आप को स्टेबल करना है। ठीक है। ऐसे ही एटम भी करते हैं। कुछ एटम के पास ऑक्टेट तो नहीं है पूरा, हमने देखा था ऑक्सीजन के लास्ट सेल में या फिर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो एटम भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं, जिससे वो अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। ठीक है। 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 हुआ, 2 हुआ या 3 हुआ, तब एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उसी को बोलते हैं हम वैलेंसी। जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। अब आपको पता है अगर इसमें मेरे को ऑक्टेट बनाना है तो या तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन ले आऊं तो ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। या फिर इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं तो इससे पिछले वाला जो सेल है वो आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी सोडियम स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए सोडियम एटम के लिए आसान क्या रहेगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेके आना या 1 इलेक्ट्रॉन निकालना। 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप या तो 7 चैप्टर करके आ जाओ या सिर्फ 1 चैप्टर करके आओ, तो आप क्या करोगे? 1 चैप्टर करोगे। तो आसान क्या है? यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो सोडियम क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है
जिससे सोडियम Na पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और अपने आप को स्टेबल बना लेता है। ठीक है, अगला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 या 6 या 7 हुए तो वो क्या करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, और वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 7 यही होता है। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो आसान क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ऐसे केस में जिसमें 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो गेन कर लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसी को बोलेंगे हम वैलेंसी। आगे बात समझ में। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं ये ऐसे ही नहीं होते, एनर्जी लगती है इनमें, या तो एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन या एनर्जी लूज करता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 4 होंगे तो क्या होता है इसमें, अब 4 लूज करे या गेन करे दोनों एक ही बात सी पड़ जा रही है। तो इस केस में क्या करता है एटम, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और वैलेंसी क्या होगी इसकी, 4। कार्बन 2 और 4, ये है क्या, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, ये शेयर करेगा या लूज करेगा या गेन करेगा, शेयर करेगा, क्योंकि इसको शेयर करने में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, देखो कार्बन ऐसे करके हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है जैसे मीथेन का बताया था। तो हाइड्रोजन ने भी क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा। तो ये हाइड्रोजन कार्बन से बोलेगा कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर, हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए जो ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया अलग अलग। तो क्या हुआ, ये चारों हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए, ये कार्बन भी स्टेबल हो गया क्योंकि कार्बन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ऐसे ही बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग, ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। ठीक है, चौथा केस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो पहले से ही एटम क्या है, स्टेबल है। तो एटम जो है वो तो स्टेबल है और वैलेंसी क्या है, 0, क्योंकि ना ही उसे लूज करना ना ही गेन करना। एग्जाम्पल क्या है इसके, नियोन, आर्गन। ठीक है, हीलियम भी क्या है, स्टेबल एटम होता है, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी की निकालने की बात कर रहे हैं और हीलियम की वैलेंसी भी 0 होती है क्योंकि वहां पे डिप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। क्योंकि डिप्लेट रूल जो है ना वो इतना खास है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए हीलियम में और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, बस इतना ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी एलिमेंट के ऐसे एटम जो सेम एलिमेंट से हैं तो उनका मास नंबर जो है वो अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। अब एक ही एलिमेंट के एटम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे तो एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा। और अगर एक ही एलिमेंट से एटम लिए हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे। यानी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। मास नंबर अलग किस वजह से है, यहां पर प्रोटॉन सेम है तो इसका मतलब मास नंबर कैसे अलग रहेगा, न्यूट्रॉन की वजह से। ये सिंपल वर्ड में ये बोलो, ऐसे एटम्स जिनके प्रोटॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स उनमें अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं,
यानी 3 तरीके के हाइड्रोजन आपको मिलेंगे देखने को। जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो हो गया एक टाइप का आइसोटोप, उसे हम बोलते हैं प्रोटियम, और ये नेचर में 99.98% मिलता है। दूसरे तरीके का हाइड्रोजन होता है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यानी ये जो तीनों आइसोटोप है इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम रहेंगे, डिफरेंस कहां रहेगा? न्यूट्रॉन में। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम, और ये 0.015% नेचर में पाया जाता है। तीसरे तरीके का आइसोटोप है ट्रिटियम, बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है नेचर में, और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन है या आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ही। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। ठीक है, कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन नेचर में सबसे ज्यादा कौन सा पाता है? कार्बन 12। ठीक है, इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, यानी 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस कहां आएगा? न्यूट्रॉन्स में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें अलग होंगे। कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन होंगे, कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अब एक नोट लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बताते हैं एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और जो वैलेंस सेल है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से पता चलेगा कि एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरीके से बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यानी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, तो वो कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। दूसरा पॉइंट है आइसोटोप्स मे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज देयर मासेस आर डिफरेंट। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, अब ये कंफर्म नहीं है कि होगी, हो सकती है। क्यों? क्योंकि मास जो है यहां पे डिफर कर गया। मास अलग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये चेंज हो सकती है। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशन है आइसोटोप्स के, जैसे यूरेनियम 235। ये 235 है, क्या है? मास नंबर। ये आइसोटोप है यूरेनियम का। यूरेनियम 238 जो है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अब ये याद तो नहीं रखना आपको, ये याद रखना है कौन सा आइसोटोप किस चीज के लिए यूज होता है। जैसे यूरेनियम 235 जो है वो यूज किया जाता है एज अ फ्यूल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। कोबाल्ट 60 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, आयोडीन 131 ये यूज किया जाता है गॉइटर को ठीक करने के लिए या फिर थायराइड कैंसर को ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 आइसोटोप यूज किया जाता है। कार्बन 14 यूज किया जाता है आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी में, ताकि जो भी आर्कियोलॉजी या जियोलॉजी को एंशिएंट फॉसिल्स मिले हैं या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनकी एज पता करने के लिए। आपने सुना होगा कि कोई नई चीज डिस्कवर होती है जो मतलब धरती वगैरह के नीचे होती है, वो निकलती है तो उसकी एज बताई जाती है कि ये इतना साल पुराना है, या मूर्ति वगैरह निकली कोई, या कोई भी ऐसे आर्टिफैक्ट्स निकले जो पुराने टाइम पे किसी ने बनाए होंगे, तो उनकी एज बताई जाती है और वो रेंज में होती है एज। तो वो कैसे बताते हैं? कार्बन 14 के आइसोटोप को यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग आपने सुना होगा, कार्बन डेटिंग से एज का पता चलता है। ठीक है, अब रिएक्शन वगैरह तो नहीं पढ़नी आपको अभी, 11th में आप 11th-12th में जब पढ़ोगे, साइंस लोगे, तब आपको कार्बन डेटिंग के बारे में थोड़ा सा और पता चलने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है? एप्लीकेशंस है आइसोटोप्स के, इसलिए आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जो एटम्स होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, तो एटम का मास किलोग्राम और ग्राम में मेजर करना कन्वीनियंट नहीं रहता। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? स्पेशल यूनिट का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट।
और इसे डिनोट करते हैं U से। जैसे मीटर को M से डिनोट करते हैं, ऐसे ही यूनिफाइड एटॉमिक मास को U से डिनोट करते हैं। पहले इसे AMU से डिनोट किया जाता था, अब किससे कर रहे हैं? U से। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं, मास नंबर के बारे में नहीं, ठीक है। वेटेड एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं। हमने ये देखा कि कुछ आइसोटोप जो है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं नेचुरली। जैसे हाइड्रोजन जो प्रोटियम था वो 99.98% मिलता है नेचुरली, और बाकी जो आइसोटोप है वो बहुत ही कम मिलते हैं। कुछ एटम के आइसोटोप आपको ऐसे दिखेंगे जो नेचुरली सफिशिएंट अमाउंट में मिलेंगे, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 जो है वो 75% मिलता है नेचुरली, और जो क्लोरीन 37 है वो 25% मिलता है नेचुरली। तो यानी सफिशिएंट अमाउंट है जो कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इसका मास क्या लेंगे, एटॉमिक मास क्या लेंगे, 35 या 37? तो इसी चीज से टैकल करने के लिए क्या करते हैं, हम वेटेड एवरेज एटॉमिक मास का यूज करते हैं। भाई अगर आप नेचुरली क्लोरीन गैस को इकट्ठा कर रहे हो तो उसमें क्लोरीन 35 भी आएगा, क्लोरीन 37 भी आएगा, तो उसका मास क्या लोगे? तो उसका मास आपको लेना पड़ेगा वेटेड एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। अब इसे आपको सिंपली ऐसे कैलकुलेट नहीं करना कि 35 प्लस 37 डिवाइड बाय 2 ये 36 हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू अबेंडेंस परसेंटेज प्लस मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू अबेंडेंस परसेंटेज, यानी आइसोटोप 1 का मास इंटू वो नेचर में कितना परसेंट मिलता है, यानी उसकी अबेंडेंस परसेंटेज, प्लस आइसोटोप 2 का मास इंटू उसका जो अबेंडेंस परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, क्लोरीन 35 जो है वो 75% मिलता है, क्लोरीन 37 जो है वो 25% मिलता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 35 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 35.5। यू लगा दो क्योंकि एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेटेड एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया क्लोरीन का? 35.5 यू। ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। अब ये आइसोटोप्स का एक तरीके से उल्टा हो गया कि अलग एलिमेंट्स के एटम है तो एटॉमिक नंबर क्या होंगे? अलग ही होंगे, लेकिन यहां पर मास नंबर जो है वो सेम रहता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया था, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन का जो मास नंबर है वो 40 रहता है, तो इन तीनों को हम क्या बोल देंगे? आइसोबार्स बोल देंगे। यानी एटॉमिक नंबर क्या है? अलग है, मास नंबर सेम है। आइसोटोप्स भी क्या हो सकते हैं? आइसोबार्स हो सकते हैं। सल्फर 40, क्लोरीन 40, आर्गन 40, ये तो नॉर्मल एटम है। ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स है। ये क्लोरीन का आइसोटोप्स जो क्लोरीन 40 है, ये सल्फर का आइसोटोप जो सल्फर 40 है। तो ये तीनों क्या है? आइसोबार्स है। यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये जो सल्फर 40 है, क्लोरीन 40 है, ये दोनों क्या है? आर्टिफिशियल आइसोटोप्स है। ठीक है, वरना आप सवाल पूछोगे कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 75%, 25%, 100% तो यही हो गया, ये फालतू का क्या आया? ठीक है, ये दोनों क्या है? आर्टिफिशियल है। ठीक है, मतलब बनाए गए हैं और इनका लाइफ टाइम भी कम होता है, एग्जिस्ट कम कर पाते हैं नेचुरली। अब ये सवाल कर लो, इफ अ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स। ब्रोमीन जो है वो 2 आइसोटोप्स में मिलता है। ब्रोमीन 79 जो 49.7% अबेंडेंस है उसकी, ब्रोमीन 81 जिसकी अबेंडेंस है 50.3%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन।
सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको, 79 इंटू 49.7 डिवाइड बाय 100 प्लस 81 इंटू 50.3 डिवाइड बाय 100। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगा, 80 के। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। आगे बात समझ में। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड सेल में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने बाद में ये पता किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व ही नहीं करते जैसे प्लैनेट करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझा गया, यानी उसके ऊपर रिसर्च करी गई। ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हम ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, हम बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जा सकते हैं। जैसे आप अगर स्कूल के टाइम में रहोगे तो आप स्कूल में मिलोगे, छुट्टी के टाइम रहेंगे तो आप घर में या फिर प्लेग्राउंड में मिलोगे, अगर समर वेकेशन है तो आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे या नानी के घर मिलोगे। तो ऐसे हम बता सकते हैं किस स्पेसिफिक रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की ज़्यादा है। सबसे पहले डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, फिर थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर मॉडल आया, और अभी क्या चल रहा है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसी में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोलते हैं, और हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ मिल सकता है। और आगे भी क्या हो रही है, डिस्कवरी चल रही है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया था, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के कंटेक्स्ट में हमें करेक्ट या इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है और रीज़न भी देना है। पहला पूछ रहा है, द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। क्या रदरफोर्ड मॉडल में हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चला था? बिल्कुल नहीं पता चला था, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में हमें प्रोटॉन्स के बारे में पता चला था, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने 1932 में। ठीक है, तो ये जो हो गया वो गलत हो गया। अगला है, द रिजल्ट डिसअप्रूव्ड द प्लम पुडिंग मॉडल एंड लेड टू द आइडिया ऑफ अ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये सही है, क्योंकि रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो गया था कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो गलत है, क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल ने, थॉमसन ने ये बताया था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है, जैसे प्लम पुडिंग होता है। लेकिन जैसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो तो पास कर गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ जो है वो बिल्कुल बाउंस बैक हो गए। इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल बीचों बीच, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में प्रेजेंट है, और उसी को क्या बोल दिया? न्यूक्लियस बोल दिया। ठीक है। तीसरा है, द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स इंडिकेटेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज आर पैक्ड इनटू द टाइनी सेंटर। ये सही है, क्योंकि लार्ज डिफ्लेक्शन की वजह से ये पता चला था कि जो मास है एटम का वो कहाँ पर है? वो बीचों बीच है, सेंटर में है, और वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव और प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव, और वो कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल बीचों बीच, यानी डेंस है। तो अगर अल्फा पार्टिकल्स बीचों बीच जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? लार्ज डिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वो बाउंस बैक कर जाएगा। अगला है, द वे अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए थे, तो वो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। गलत, क्योंकि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने प्रोटॉन्स के बारे में बताया था कि प्रोटॉन जो है वो सेंटर में है, न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए थे। ठीक है, या ये कह लो कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है वो
इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ये नहीं बता पाया था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स ने क्या बताया था कि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट। फिर से वही, लेकिन यहाँ पे हमें बोर एटॉमिक मॉडल के कंटेक्स्ट में आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। पहला है इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी वाइल मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स एंड स्लोली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्या इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हुए भी क्या करता है, एनर्जी लूज करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर वो चला जाता है? बिल्कुल नहीं। बोर साहब ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, जिसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी वो एनर्जी एमिट नहीं करता या एनर्जी लूज नहीं करता और न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस विद नो फिक्स्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पर भी मिल सकते हैं और उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड नहीं रहती। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं और उन ऑर्बिट्स की क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल्स एज दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। क्या इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स के बीच में मिलते हैं जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? नहीं मिलते, क्योंकि बोर मॉडल में बोर साहब ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मिलेंगे, ऑर्बिट्स के बीच में नहीं मिलेंगे या एनर्जी लेवल्स के बीच में नहीं मिलेंगे, या तो के में मिलेंगे, एल में मिलेंगे, एम में या एन में, इनके बीच में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एजर्सन रीजन, एजर्सन में क्या बोला है, द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर जब हुए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से समझा गया। रीजन क्या दिया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। रीजन तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो एजर्सन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीजन सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर एक एटम में क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन वो इस स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये एटम दे रखे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको एलिमेंट का नाम बताना है, सिंबल बताना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है और एटॉमिक नंबर बताना है। देखो, इसमें अगर आपको सारी सीरीज में 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट याद है तो आप नाम भी बता सकते हो, सिंबल भी बता सकते हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप गिन के बता ही दोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएंगे, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएंगे और एटॉमिक नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। पहला एटम देखो, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, और तीसरे नंबर पे कौन सा एटम आता है, लिथियम। तो लिथियम का सिंबल Li। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3 हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी 3 हो जाएगा, तो ये तीनों तो बराबर रहेंगे। और क्या पूछा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 1 ही रहेगी वैलेंसी। क्यों, क्योंकि अगर एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 रहते हैं इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होंगे तो वैलेंसी भी सेम रहेगी। अगर 1 है तो 1 रहेगी, 2 है तो 2 रहेगी, 3 है तो 3 रहेगी। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके अंदर वाली सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट सेल, और ये के सेल है और के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा, यानी कि अगर इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और ये जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ये निकल गया तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा।
जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल हो रहा था, ऐसे ही लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और ऐसे स्टेबल हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, अगले एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7th नंबर पे आता है नाइट्रोजन, N से डिनोट करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन होंगे, 7 क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और जब भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में तो 8 - 5, 3 यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैलेंसी हो गई, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, अगले एटम में इलेक्ट्रॉन गिनो पहले। देखो, अगर 3 सेल है तो K और L इन दोनों सेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 ये 11 12 13, तो 13 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है। 13वें नंबर पे आता है एल्युमिनियम, इसका सिंबल होता है Al। 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन होंगे, 13 इसका एटॉमिक नंबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब 1 या 2 या 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितनी होती है, सेम, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगले एटम में इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th नंबर पे आता है फ्लोरीन, F से इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब 9 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन होंगे, 9 एटॉमिक नंबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 6 या 5 होते हैं तो हम 8 से माइनस कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो हम पे आता है वही क्या होता है, वैलेंसी होती है। अगला क्वेश्चन है, इन एन एटम देयर आर 12 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। नाउ इमेजिन दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड विद सम हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स दैट हैव द सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन्स but are 500 times heavier. What effect will this replacement of an atom's atomic number, atomic mass number, overall charge? जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकाल के ऐसे चार्ज रख दिए जाए जिसका चार्ज तो सेम है, यहाँ पे लिखा है ना, चार्ज तो सेम है जैसे इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन इनका मास जो है वो 500 टाइम्स हैवियर है। ठीक है, हाइपोथेटिकल केस है ये। तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर या ओवरऑल चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही बताया जाता है क्या, कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक मास में फर्क आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम मास रखते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में या प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1836 टाइम्स कम होता है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन का मास 500 टाइम्स बढ़ा दिया तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, लेकिन मास नंबर जो है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे आपको ये टेबल भरनी है, बहुत ही आसान है। एटॉमिक नंबर 5 दे रखा है, न्यूट्रॉन्स के नंबर 6 हैं, तो आपको मास नंबर बताना है, इन दोनों को ऐड कर लो 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर यानी 5। 5th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, बोरोन आता है, जिसका सिंबल B है। अगले में एटॉमिक नंबर नहीं दिया, मास नंबर दिया है 14 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए है 7 और नाम तो दे रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 तो प्रोटॉन्स के नंबर भी 7। न्यूट्रॉन्स के नंबर निकालोगे 14 - 7 यानी ये भी 7। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। अगले में मास नंबर दिया है 24, प्रोटॉन्स के नंबर दिए हैं 12, तो न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाएंगे 24 - 12 = 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी 12 हो जाएगा। 12th पे आता है मैग्नीशियम यानी Mg। ठीक है, अगला है एटॉमिक नंबर 15 दे रखा है और न्यूट्रॉन्स के नंबर दे रखे हैं 16। तो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स के नंबर को प्लस करोगे तो मास नंबर मिलेगा, यानी 31 जो है
मास नंबर हो गया। अगला है जिसका मास नंबर 1 दे रखा है। अब एक जिसका मास नंबर है वो तो हाइड्रोजन है, ये तो हमें तुरंत पता चल ही गया। एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है उसका, न्यूट्रॉन इसमें क्योंकि 0 होते हैं। प्रोटियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज जो भी मैंने आपको पढ़ाई है समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।